हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 2 में पूछे जाने वाले साइकोलॉजी और एजुकेशन पेडागोजी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन फिलोसफी से, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके PGT केमिस्ट्री का जो एग्जामिनेशन आपका 21 तारीख को होगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको इस पूरी वीडियो का एक रिविजन जरूर करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी आया था, जो कल पीजीटी बायोलॉजी के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस गिव्स अ करेक्ट रीजन फॉर इंक्लूडिंग फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचर एजुकेशन करिकुलम। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने का सही तर्क प्रस्तुत करता है? फिलोसफी को क्यों इंक्लूड करना चाहिए? तो फिलोसफी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स इन होलिस्टिक वे, बिल्कुल सही है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर ऑप्शन ई देखें, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट। ओके, यानी कि शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ओके, दर्शन शास्त्र सबसे पुराना इसलिए इसको इंक्लूड करना चाहिए, ये इसका तर्क सही नहीं है। और दर्शन शास्त्र भावी अध्यापकों का व्यक्तित्व बेहतर रूप में विकसित करने में सहायता करता है, ये भी ऑप्शन जो है तर्क बिल्कुल सही नहीं लगता। ओके, तो ऑप्शन ई, सी और बी इस स्टेटमेंट से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय द टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक की यहाँ पे बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था। ये पीजीटी बायो का पेपर नहीं है, अगर आप ऐसा सोचें कि ये पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है। अस्तित्ववादी शिक्षा का समर्थन करने वाले अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है कि जो वैल्यूज हैं, मूल्य व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्तिक होते हैं। ओके, यानी कि वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। ऑप्शन बी करेक्ट हो। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेयर कैन नॉट बी ऑफर्ड विद एन एम्प्टी स्टमक, दिस स्टेटमेंट विल गेट सपोर्ट फ्रॉम। भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, इससे इस कथन को समर्थन प्राप्त होता है आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवाद या तार्किकवाद। तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट मिलता है प्रैग्मेटिज्म से, यानी प्रयोजनवाद से। ओके, प्रयोजनवाद बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी प्रयोजनवाद। क्वेश्चन फोर्थ है, यहाँ पे एक अभिकथन दिया है और दूसरा तर्क दिया गया है। पहला दिया गया है कथन, जो दिया गया है, माया भ्रम के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है। और इसका तर्क दिया गया है, माया एक प्रतिभाषिक जगत का सृजन करती है। माया टेक्स अ कॉन्ट्ररी व्यू ऑफ ब्राह्मण। सेकंड है, माया क्रिएट्स एन, जो इसका रीजन दिया गया है, इल्यूसरी वर्ड। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये सही है तर्क, और रीजन, इसका रीजन ये सही नहीं है। लेकिन अगर स्टेटमेंट सेकंड देखें इसकी, तो माया क्रिएट्स एन इल्यूसरी वर्ड, यानी कि माया एक प्रतिभाषिक जगत का सृजन करती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका जो है कथन का तर्क नहीं है। ओके, दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स विच विल रिप्रेजेंट बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं के सही समुच्चय का चयन कीजिए। तो हमारे पास दिया गया है अनेकांतवाद, वैभाषिक, पवज्जा, संस्कार, स्वतांत्रिक या सिक्स्थ है स्याद्वाह। तो इनमें से कौन सी अवधारणाएं हैं जो बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो पहला दिया है अनेकांतवाद। देखिए, अनेकांतवाद ये आध्यात्मिक सत्य है, जैनिज्म सिद्धांत के बारे में, ओके, जैन प्रिंसिपल के बारे में। तो ये बौद्ध से रिलेटेड नहीं है, तो पहला तो हट जाएगा। वैभाषिक, ये बौद्ध परंपरा को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। पवज्जा आपने सुना होगा कई बार, ये एक बौद्ध मठ का स्वीकृति समारोह होता है, एक्सेप्टेंस सेरेमनी होती है ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, पवज्जा जिसे कहते हैं। संस्कार बौद्ध धर्म में पाया जाता है। स्वतांत्रिक अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल है। ओके, और स्याद्वाह अगर देखें तो ये एक जैन सिद्धांत है, ये बुद्धिस्ट से संबंधित नहीं है। तो फर्स्ट और सिक्स्थ को हटा देने, तो अगर हमारे पास बीच के
जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये बुद्धिस्ट अवधारणाएं हैं कि जो बुद्धिस्ट धर्म का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो फर्स्ट और सिक्स्थ को हटा देने, हमारे पास फर्स्ट भी नहीं होगा, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ गांधी एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ क्लासलेस सोसाइटी, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, या डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अवेकेंड सोसाइटी, या सेलिब्रेशन फॉर ऑल। तो अल्टीमेट पर्पज जो गांधी एजुकेशन का है वो है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन बींग, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट होगा। गांधीवादी विचार के 4 आधार हैं। एक तो है सत्य, ट्रुथ, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। ये 4 आधार हैं गांधीवादी विचार के। ओके, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। श्री अरविंदोज आइडिया ऑफ सुपरमाइंड इम्प्लाइज दैट। श्री अरविंद के परमानस के विचार से तात्पर्य है कि परमासन, सुपरमाइंड यानी एक रियल आइडिया, सत्य चेतना। तो सत्य चेतना के विचार से तात्पर्य है कि एक शिक्षक का कार्य मानव की जागृत चेतना को ऊपर उठाना है। A task of a teacher is to uplift the awakened consciousness of a human being. Okay, Arbindo's idea of supermind implies that the task of a teacher is to uplift the awakened consciousness of a human being. ये जो अरविंदो घोष थे ये एक भारतीय दार्शनिक थे, कवि थे, योगी थे और एक राष्ट्रवादी भी रहे ये। ओके, एक्सट्रीमिस्ट भी थे ये। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगर आपसे क्वेश्चन एज इट इज ही पूछ लिया जाएगा पेपर में तो आपको पता होना चाहिए कि इनका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा सहमति नहीं दी जाएगी? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय, गणराज्य और लोकतांत्रिक समाज, ईश्वर, धर्म, ईश्वर और मोक्ष, क्षेत्रवाद और जातीयतावाद, या वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिक विचारधारा, भाईचारा। देखिए ये पहला तो बिल्कुल सही है, समानता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस, ये तो सही है। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिल्कुल सही होगा। रिलीजन, गॉड और सेलिब्रेशन, ये सही नहीं है, भारतीय संविधान द्वारा ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। और देखा जाए रेसिज्म और रीजनलिज्म, ये भी, इसको भी मान्यता नहीं देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो थर्ड और फोर्थ तो गलत है, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट सही है। थर्ड देखें, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ओके, भाईचारे की भी बात करते हैं कि पूरा जो जगत है, पूरी पृथ्वी जो है, ये एक भाईचारे की भावना बनाए रखे। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ जो है इनको स्वीकार नहीं करता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बाय मॉडर्नाइजेशन इज मेंट। आधुनिकीकरण से तात्पर्य है पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण, प्रचलित फैशन और रहन सहन के ढंगों का अनुवर्तन, परंपरा और परंपरागत जीवन शैली से विलगाव, या विद्यमान आवश्यकताओं और जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्राप्ति। मॉडर्नाइजेशन से तात्पर्य है हमारा, मॉडर्नाइजेशन से मतलब है कि द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ करंट नीड्स एंड लाइफस्टाइल्स, यानी कि विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्राप्ति। ओके, समय के अनुसार ढल जाना, जो आज की नीड है करंट सिनेरियो की, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही आधुनिकीकरण कहलाता है। पाश्चात्य जीवन शैली की ओर स्थानांतरण करना ये मॉडर्नाइजेशन नहीं कहता, इसे वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं। ओके, फॉलोइंग द करंट फैशन दी नहीं, ये भी गलत है। हमारे पास ऑप्शन डी ही बिल्कुल करेक्ट होगा, द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन इन टर्म्स ऑफ करंट नीड्स एंड लाइफस्टाइल्स। अगला क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टेंड्स टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में निम्नांकित में से किन कारकों का सम्मिश्रण शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है? शिक्षा की प्रगति को मंदित करता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स ऑन एजुकेशन लोन, नहीं, एजुकेशन लोन से इतना नहीं होता, नहीं होगा। रीजनलिज्म बिल्कुल सही है, ये स्लो डाउन करता है प्रोसेस इन एजुकेशन इन इंडिया। ओके, शिक्षा की प्रगति को धीमा करता है। क्षेत्रवाद, अर्बन वे ऑफ लाइफ नहीं करता है। इथनिसिटी यानी जातीयता या नृजातीयता, ये भी स्लो डाउन करता है। ओके, तो एक तो सेकंड हो गया, एक फोर्थ हो गया, और लेस एम्फेसाइज ऑन ट्रेनिंग ऑफ टीचर, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल भी ये भी प्रभावित करता है।
शिक्षा प्रगति को। अगर टीचर ही स्किलफुल नहीं होंगे तो एजुकेशन आपकी उच्च स्तर तक कैसे जाएगी। ओके, तो ये भी गलत है। स्कैसिटी ऑफ आईसीटी रिसोर्सेज इन स्कूल, यानी विद्यालयों में सूचना आईसीटी के संसाधनों की कमी। बिल्कुल, आईसीटी जो है अपलिफ्ट करता है शिक्षा के स्तर को, तो ये भी रुकावट बनता है। अगर आईसीटी की पूरी फैसिलिटी नहीं होगी तो भी एजुकेशन जो है शिक्षा की प्रगति को ये धीमा करेगी। तो स्टेटमेंट 6, 6, 5, 4 और 2, 6, 5, 4 और 2 ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये फैक्टर जो है स्लो डाउन करते हैं प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस को भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी का मतलब है, सोशल मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति की गति जो है सामाजिक गतिशीलता कहलाती है, सोशल मोबिलिटी कहलाती है। अब इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है सोशल मोबिलिटी। अभिभावकों द्वारा अपने विद्यार्थियों का बड़े पैमाने पर विनिवर्तन, शिफ्टिंग स्कूल टू अ फार ऑफ प्लेस, वीकेंड्स विजिट टू विलेज बाय सिटी ड्वेलर्स, डेपुटाइजिंग विलेज यूथ्स इन इंडियन आर्मी। भारतीय सेना में गांव के युवाओं को नियुक्त करना सामाजिक गतिशीलता का जो है उदाहरण है। यहाँ पे भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं को नियुक्त करना। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शहर के निवासियों को सप्ताहांत में गांव का भ्रमण करना नहीं, ये तो नहीं होगा। दूर दराज के स्थानों पर विद्यालय को स्थानांतरित करना नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इम्प्लाइज providing books and uniform to learners, providing resources to learners as per their ability, या encouraging learners to study as many subjects as they can, या optimizing learning conditions for success in school board examinations। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है equalization of educational opportunity means providing resources to learners as per their abilities, उनकी क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों को संसाधन उपलब्ध करवाना। ओके, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध करवाना। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही है, ये शैक्षिक समानता की अवधारणा को निहितार्थ करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस विल रिप्रेजेंट द डिसएडवांटेज्ड सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में भारतीय समाज के वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इनमें से ट्राइब्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर हैं, शेड्यूल कास्ट या सिटी ड्वेलर्स। डिसएडवांटेज्ड सेक्शन जो है भारतीय सोसाइटी का, इंडियन सोसाइटी का, वंचित वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो हो गई ट्राइब्स, ओके, जनजातीय समूह जो हैं। रिलीजियस ग्रुप्स इसमें नहीं आएगा, धार्मिक समूह नहीं आएंगे इसमें। स्लम ड्वेलर्स आएंगे, ओके, जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग होते हैं ये इसमें आएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स इसमें आएंगे, जो मजदूर वर्ग है। सिटी ड्वेलर्स इसमें नहीं आएंगे, स्लम ड्वेलर्स आएंगे और शेड्यूल कास्ट आएंगे। शेड्यूल कास्ट भी डिसएडवांटेज सेक्शन के अंतर्गत ही आता है। ओके, तो ट्राइब्स, स्लम ड्वेलर्स, लेबर्स, शेड्यूल कास्ट, यानी पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला दूसरा नहीं आएगा, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शन ए जो है कोड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स फोकसेस मोर ऑन फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस पे कौन सा एस्पेक्ट ज्यादा फोकस करता है? कौन सा पक्ष जो है शारीरिक आयाम पर जोर देता है? तो पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट केवल फिजिकल डायमेंशन पे ही फोकस नहीं करता। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल सही है। वृद्धि की अवधारणा जो है ज्यादा फोकस करती है, वृद्धि को फिजिकल डायमेंशंस में ज्यादा देखा जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, वृद्धि की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी? सिलेक्ट फ्रॉम द कोड टू द आंसर। तुम्हारे पास दिया है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, फेसिंग द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट्स, परसीविंग द डिफरेंसेस, अब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स, एंड लास्ट ये है अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फीचर्स। कंसेप्ट फॉर्मेशन में संप्रत्य निर्माण में जो सही सीक्वेंस रहती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है ये एक टाइप का डिस्कवरी लर्निंग है। ओके, खोज विधि एक टाइप की
खोज आधारित लर्निंग कहते हैं इसे, ओके, डिस्कवरी लर्निंग के नाम से जाना जाता है इसे। तो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है, ओके, फेसिंग द प्रॉब्लम, उसके बाद एनालाइजिंग, फेस कर लिया उसके बाद एनालाइज करना प्रॉब्लम को, ओके, सबसे पहले फेस करना, दूसरे पे एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड देन आइडेंटिफाई द कॉमन एलिमेंट्स, ओके, और उसके बाद उनके बीच के अंतर को समझना, परसीविंग द डिफरेंसेस एंड देन अब्स्ट्रैक्टिंग द कॉमन एंड नॉन कॉमन एलिमेंट्स, और लास्ट में अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल फीचर्स को समझना, ओके, ये लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ओके, ऑप्शन जो है 4 जो है इसमें करेक्ट कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स विच एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन स्टूडेंट विल बी ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू, यानी कि शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षार्थी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता का कौन सा पक्ष आधिकारिक महत्व रखेंगे। एजुकेशनल प्रोग्राम्स में इफेक्टिवनेस सुनिश्चित करने के लिए छात्रों में व्यक्तिगत की जो भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो है उनके साइकोलॉजिकल करैक्टर को सबसे ज़्यादा वैल्यू देंगे, क्योंकि जो व्यक्तिगत भिन्नताओं में जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं स्टूडेंट की, किसी बच्चे की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती है, वही एक बच्चे को दूसरे बच्चे से इंटेलिजेंट, कम इंटेलिजेंट, उन दूसरे बच्चे से है, दूसरे व्यक्ति से अलग करती हैं, विभिन्न बनाती हैं, ओके। तो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं, एक तो बुद्धि हो गया यानी कि इंटेलिजेंस, दूसरी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गया एंड थर्ड वन इज वैल्यूज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग इन टॉलमैन सिस्टम। टॉलमैन की संशोधित अधिगम प्रणाली में अधिगम की बुनियादी प्रकारताओं में किसे शामिल किया गया है। तो टॉलमैन की रिवाइज्ड बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग में शामिल किया गया है क्षेत्र संज्ञान प्रकारता को, यानी फील्ड कॉग्निशन मोड्स को, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनमी ऑफ मोटिव्स। प्रेरकों की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की अवधारणा किसने विकसित की। फंक्शनल ऑटोनमी ऑफ मोटिव्स का कंसेप्ट डेवलप किया ऑलपोर्ट ने, ओके। ये क्वेश्चन भी शायद पीजीटी के किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑलपोर्ट की अवधारणा है ये, ऑलपोर्ट का कंसेप्ट है ये, ओके। ऑलपोर्ट ने इसे कहा कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनमी, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज यूज्ड टू शेपिंग बिहेवियर इन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार रचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन जो है यहाँ पे यूज होता है इन शेपिंग बिहेवियर इन ऑपरेंट स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ओके। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसको हिंदी में कहते हैं में व्यवहार की रचना के लिए सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का प्रिंसिपल यूज होता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे पर। ये स्किनर जो है एक अमेरिकन यूएसए के साइकोलॉजिस्ट थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। हल के प्रबलन सिद्धांत में के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मध्यवर्ती चर के रूप में कल्पित किया गया। मध्यवर्ती यानी इंटरवेनिंग वेरिएबल है यहाँ पे हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी में एक्साइटेटरी पोटेंशियल, ओके, उत्तेजक क्षमता। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीजीटी के एग्जाम में, ओके, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, फॉर अराइविंग एट क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लासिकल अनुबंधन प्रतिमान के प्रतिपादन हेतु निम्नलिखित में से किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयुक्त किया गया है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में किसे यूज किया गया है क्लासिकल कंडीशनिंग पैराडाइम में, तो इसमें यूज हुआ है नंबर ऑफ CS यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस और नंबर ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस पेयरिंग। अनकंडीशनड स्टिमुलस ये बिफोर कंडीशनिंग है और कंडीशनड स्टिमुलस ये आफ्टर कंडीशनिंग, जब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जब उस डॉग की कंडीशनिंग हो चुकी थी, ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक हैड
टू बी रिवाइज्ड। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के किस नियम को संशोधित करना पड़ा? तो उन्होंने अपने प्रभाव के नियम को यानी लॉ ऑफ इफेक्ट को रिवाइज किया था 1932 में। ओके, लॉ ऑफ इफेक्ट को थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉज दिए थे अपने लर्निंग के, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके, ये 3 लॉ ऑफ रेडीनेस, ये 3 प्राइमरी लॉज थॉर्नडाइक के हैं, जिनमें से लॉ ऑफ इफेक्ट को रिवाइज किया था 1932 में इन्होंने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इन मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एन ऑप्टिमल एज लेवल इज कंसिडर्ड पर्टिनेंट? बुद्धि के किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है? तो इन द मेजरमेंट ऑफ कॉग्निटिव इंटेलिजेंस एन ऑप्टिमल एज लेवल इज कंसिडर्ड पर्टिनेंट। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस? ग्रुप फैक्टर्स ऑफ इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? The concept of group factor of in intelligence is given by is developed by थ्रस्टन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थ्रस्टन के द्वारा दिए गए हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर इन इंटेलिजेंस, थ्रस्टन। स्पीरमैन के द्वारा दी गई थी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस स्पीरमैन के द्वारा। ये जो थ्योरी है कंसेप्ट ऑफ ग्रुप फैक्टर इन इंटेलिजेंस जो थ्रस्टन ने दी है, इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। ओके, इसको ध्यान रखें, इसका नाम इस नाम से भी जाना जाता है, इसे प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस गाइडेंस? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गाइडेंस, तो यहाँ से सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस ये दिया है, प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस इज गिवन बाय क्रो एंड क्रो। ओके, क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गाइडेंस? तो पहली है, गाइडेंस इज अ पर्सनल हेल्प, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, गाइडेंस इज अ पर्सनल हेल्प। सेकंड देखिए, अगर गाइडेंस लेड टू सेल्फ रेगुलेशन, गाइडेंस में सेल्फ रेगुलेशन होती है, आत्मनियमन होता है मार्गदर्शन में, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है, पहली और दूसरी। गाइडेंस फोकसेस ऑन प्रॉब्लम्स रेदर देन एन इंडिविजुअल, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और स्टेटमेंट थर्ड सही नहीं है। गाइडेंस इंडिविजुअल पे फोकस करती है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। ओके, गाइडेंस कंसीडर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट्स, मार्गदर्शन यानी निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रारंभिक बिंदु मानता है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में देखें अगर, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ यानी ऑप्शन 4 जो है सही है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, कंटेक्स्ट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। टीचर डिस्कसेस इन डेप्थ द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट विद अ व्यू टू हेल्प हिम ऑब्लिक हर टू अराइव एट अ डिसीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबिलिटी ऑफ गाइडेंस will designate this situation appropriately? किसी छात्र को कोई निर्णय लेने के उद्देश्य से सहायता करने हेतु एक शिक्षक उसके द्वारा अनुभूत समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करता है। निम्नलिखित में से निर्देशन की कौन सी प्रकारता इस परिस्थिति को उपयुक्त रूप से अभिसंगित करती है? तो इसमें है काउंसलिंग टाइप यानी उपबोधन प्रकारता, इसे हम परामर्श प्रकारता भी कहते हैं। ओके, परामर्श प्रकार, उपबोधन परामर्श या काउंसलिंग टाइप। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स एट अ गाइडेंस सेंटर कैन बी यूज्ड फॉर असर्टनिंग पर्सपेक्टिव सक्सेस इन चूजन ऑक्यूपेशन? किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरणों का निर्देशन केंद्र पर उपयोग किया जा सकता है? डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट द्वारा एक चुने हुए व्यवसाय में संभावित सफलता का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इस टूल को। इस टूल का नाम है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल? प्रभावी अनिर्देशात्मक उपबोधन सत्र हेतु निम्न
निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन में जो मोस्ट एसेंशियल है वो है एस्टेब्लिशिंग अ रेपो विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ यानी ग्राहक के साथ एक संबंध स्थापित करना नॉन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन का जो है के लिए मोस्ट एसेंशियल है। ओके, रेपो विद एन क्लाइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। द राइट to free and compulsory education at a primary education level is ensured by our constitution under। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? सो फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट प्राइमरी एजुकेशन लेवल इज एंश्योर्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21A ऑफ 2002 एक्ट। ओके, ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट होगा, आर्टिकल 21A 2002 एक्ट का आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 45 ये डीपीएसपी का है। ओके, ये निर्देश है राज्य सरकारों को। संविधान का भाग 4 के तहत भाग पार्ट 4 में है डीपीएसपी, जिसमें अनुच्छेद 45 जो है आर्टिकल 45, इसमें डीपीएसपी कहते हैं कि राज्य इस संविधान के शुरू होने से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रयासरत रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फैक्टर्स पोज हर्डल इन अचीविंग टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया? ये क्वेश्चन भी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण और के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं? मटेरियल टू एंश्योर मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग नहीं, ये मटेरियल्स टू इंश्योर मिनिमम लेवल लर्निंग ये हर्डल नहीं करते, ये तो नहीं होगा। पॉवर्टी ऑफ पेरेंट्स बिल्कुल सही है। माता पिता की गरीबी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में रुकावट पैदा करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। स्लेकनेस इन इम्प्लीमेंटिंग रिलेटेड प्रोविजंस, प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो बाधा उत्पन्न करते हैं यूनिवर्सलाइजेशन में प्रारंभिक शिक्षा की। तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा, स्टेटमेंट सी भी हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बाउंड्री वॉल्स एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ये रुकावट नहीं बनती। माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर बिल्कुल सही है। माइंडसेट ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर एंड शॉर्टेज ऑफ टीचर बिल्कुल सही है। अगर टीचर की शॉर्टेज रहेगी तो जो यूनिवर्सलाइजेशन है एलिमेंट्री एजुकेशन की, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो स्टेटमेंट 6th भी सही है, स्टेटमेंट 5th भी सही है, 3rd और 2nd भी सही है। 6, 6, 5, 3, 2 ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स टेंड्स टू प्रैक्टिस मोस्ट सेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन? तो सेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है नवोदय विद्यालय में, प्राइमरी एजुकेशन इन यूके में, प्राइमरी एजुकेशन इन यूएसए में, ये तो नहीं होंगे। हायर एजुकेशन इन आयरलैंड, नवोदय विद्यालय है इन इंडिया। तो भारत के नवोदय विद्यालयों में शैक्षिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीकरण होता है कि ऑप्शन 4th जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन से अधिगम संसाधन दूरस्थ शिक्षा की व्यापक अवधारणा प्रदान करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ये लर्निंग रिसोर्सेज देते हैं। एक तो मोबाइल लर्निंग हो गया, मोबाइल लर्निंग यानी गतिशील शिक्षा बिल्कुल सही है। अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टॉट इंटरेक्शंस, शिक्षक के लिए परस्पर क्रिया के अवसर नहीं, ये नहीं होगा। मास मीडिया इंपॉर्टेंट है। ओके, मास मीडिया इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपने डिस्टेंस एजुकेशन में, तो ये भी करेक्ट होगा। यूज ऑफ क्रिएटिव इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स जी नहीं। आईसीटी इंपॉर्टेंट रोल है डिस्टेंस एजुकेशन में। एंड प्रिंट मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डिस्टेंस एजुकेशन में। ओके, तो स्टेटमेंट 6th, 5th, 3rd एंड 1st, 6th, 3rd और 5th, 1st, 3rd, 5th और 6th, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ करिकुलर डिजाइनिंग प्रोसेस। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य घटक है। करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस में जो एसेंशियल पार्ट है वो है कंसिडरेशन ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ फ्रेंड्स ये उतना मैटर नहीं करता, डेमोक्रेटिक फीचर्स भी नहीं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कंसिडरेशन ऑफ इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, देयर इज अ मैक्सिमम स्कोप टू चेंज द करिकुलर कॉन्टेंट्स बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन। निम्नलिखित में से किस मॉडल में या किस प्रतिमान में राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में अधिकतम बदलाव किए जाने की संभावना होती है। तो ये होती है प्रशासनिक प्रतिमान में, प्रशासनिक मॉडल में, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच करिकुलर मॉडल स्कूल टीचर एंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। एक स्कूल शिक्षक को किस पाठ्यक्रम मॉडल में अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ऑटोनॉमी प्राप्त होती है। एक स्कूल शिक्षक को किस करिकुलर मॉडल में होती है ये होती है ग्रास रूट मॉडल में, यानी आधारभूत मॉडल जिसको कहते हैं, ग्रास रूट मॉडल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ग्रास रूट मॉडल में एक स्कूल टीचर को सबसे अधिक ऑटोनॉमी एंजॉय करता है एक स्कूल टीचर, ओके, ग्रास रूट मॉडल में। ओके, सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें। आप 2x की स्पीड पे देख सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो उस वीडियो की स्पीड बढ़ा लें, जिससे आपका वीडियो थोड़ी फास्ट जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके, HP GK, नेशनल इंटरनेशनल GK, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस हमने काफ़ी वीडियोज़ में किए हुए हैं, लिंक मैं यहाँ दे दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को भी, मैराथन वीडियोज़ को भी देख सकते हो लास्ट में। ओके, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम से आप विभिन्न PDFs को डाउनलोड कर पाएंगे। PDFs आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वीडियोज़ नहीं बनाते, तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे ही मिलती है। ओके, तो थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।